हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है और बीए से भी स्टूडेंट्स के एग्जाम 1 फरवरी से होने वाले हैं। सो बच्चों में गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। उनमें ये क्यूरियोसिटी है कि वो किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट और गेस्ट क्वेश्चंस को कवर कर लें। किसी भी टीचर के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि वो उन्हें बिल्कुल करेक्ट गेस दे दे। बट मैं आपको इस वीडियो में इनऑर्गेनिक और फिजिकल के सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जिसको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके लिए बीएसईबी का ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके एक अच्छा स्कोरिंग लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट, अब इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन और मॉलिक्यूलर मेटालिक कोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन था उसकी स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस या फिर व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको इस क्लासिफिकेशन पर बेस्ड बनते हैं। इसके बाद आप पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी में आप सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, इन सभी के कितने परसेंटेज ऑक्यूपाइड हैं और कितने परसेंटेज वॉइड अवेलेबल हैं उनको करेंगे। एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। सच एज अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक है तो a इज इक्वल्स टू 2r, फॉर एफसीसी इट विल बी 2√2r, फॉर बीसीसी √3a इज इक्वल्स टू 4r, सो a इज इक्वल्स टू 4r by √3। इस तरह के जो फॉर्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो आप कर सकते हैं। आप इसके बाद रेडियस रेशियो को करेंगे एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल लाइक NaCl, CaCl, ये दो इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। जैसे इन NaCl जो आपको क्लोराइड आयन है वो FCC अरेंजमेंट में है और Na+ एज एंड बॉडी के कॉर्नर्स पर है। ये सॉरी एज एंड बॉडी के सेंटर पे है। CaCl में Cl- सारे कॉर्नर्स पे है और Cs+ बॉडी के सेंटर पे है। तो आप इनके स्ट्रक्चर को देख लेंगे। इसके बाद आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस रेशियो और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आप कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच जो रिलेशनशिप है उसके हेल्प से क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करना। लाइक अगर 0.414 रेडियस रेशियो है देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड दैट विल बी NaCl टाइप। तो इस तरह का एक चार्ट होता है जिसको आप पढ़ लेंगे और इसको कवर अप करेंगे। और इसके बाद आप आएंगे डिफेक्ट्स में। डिफेक्ट्स में आपको स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है। इनके बीच डिफरेंस या इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको अक्सर देखे जाते हैं। इसके बाद आप इस चैप्टर में मैग्नेटिक बिहेवियर का जो भी फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म वगैरह है वो सारे डेफिनेशंस को विद एग्जांपल जो है वो आप कवर कर लेंगे। तो अगर आप इतने टॉपिक्स को इसमें करते हैं तो मोस्टली आपका सॉलिड स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप बना पाएंगे। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आप मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, मोलारिटी और मोलालिटी का न्यूमेरिकल्स ये देखते हैं। इसके बाद आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को देख लेंगे और हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ करने के बाद आप वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ फॉर बोथ वॉलाटाइल एंड नॉन वॉलाटाइल, बोथ कंपोनेंट के केस में इसको कवर करेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसकी कॉज, उसका ग्राफ, उसका कंडीशंस, उसके एग्जांपल्स, ये आप देख लेंगे। थोड़ा सा आप एजियोट्रॉप के बारे में भी देख लेंगे। व्हाट इज एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर करके आपके पास क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। देन हमारे पास आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप किसी पर्टिकुलर एक को नहीं बोल सकते, आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है
उसको अच्छे से ग्राफ के साथ कर लेना है। उससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हाउ इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू डिटरमाइन मोलर मास with the help of relative lowering of vapor pressure. Similarly, आप elevation in boiling point में भी आप यही क्वेश्चन हो सकता है कि what do you mean by elevation in boiling point, how is it is a colligative property and how it is related with molecular mass. Similarly, depression in freezing point वगैरह में भी आपको ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये कैसे मोलर मास से रिलेटेड है और कैसे हम फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इनके बीच डिफरेंस, इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बर्कली एंड हार्टली मेथड टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप वैंटॉफ फैक्टर और वैंटॉफ फैक्टर का रिलेशन विद अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से करेंगे। न्यूमेरिकल आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से होगी, मोलारिटी और मोलालिटी से होगी। ठीक है। आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कंडीशंस वगैरह ग्राफ सब कुछ आपको पूछ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 2 चैप्टर के तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हो गए। थर्ड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको करना क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को कर लेंगे। फैराडेज का दोनों लॉ जो है वो आपसे पूछ सकता है, एक लॉ भी पूछ सकता है, दोनों लॉ पूछ सकता है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपसे पूछ सकता है कि NaCl अगर मॉल्टन स्टेट में है तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर एक्वस स्टेट में है तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपको कूलम्ब्स निकालने के लिए पूछा जा सकता है, कितने मास डिपोजिट होंगे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब की डेफिनेशंस को करेंगे और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आप कोलरॉथ्स लॉ करेंगे। आप सेल कांस्टेंट पढ़ेंगे और सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। देन हम लोग आएंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 4-5 फॉर्मूला पढ़े थे। एक सिंपल नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा जिसमें ई सेल निकालने की बात आएगी। ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 by n log प्रोडक्ट आयन कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट आयन कंसेंट्रेशन। फिर आपको ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT बाई NF log K, जिसको आप 0.0591 बाई n log K भी लिख सकते हैं। उसी तरह से ई स्टैंड डेल्टा G स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू माइनस NF ई स्टैंडर्ड सेल, और डेल्टा G स्टैंडर्ड और K का जो रिलेशन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो आप कर लेंगे। फिर आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे। दो प्राइमरी सेल आपको पढ़नी है, ली क्लैंची सेल और मरकरी सेल। इसमें आप ली क्लैंची सेल यानी ड्राई सेल को देख लें, और सेकेंडरी सेल में आपको 2 सेल पढ़नी है, ली डिस्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल। आप ली डिस्टोरेज को ज्यादा ढंग से देखें। और फिर आपको इसमें फ्यूल सेल जिसमें H2O2 फ्यूल सेल पढ़ना है वो देख लें, और रस्टिंग से रिलेटेड जितने भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं कि ये अल्कलाइन मीडियम में इनहिबिट हो जाता है, सलाइन वाटर में इसका रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे वगैरह वगैरह जो है, ऐसा क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको होगा, जिसमें आप सबसे पहले ऑर्डर और रेट, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन,
its unit, what is instantaneous and average rate of reaction, मीन्स इसका टाइप जो है वो आप देख लेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद आप यहां आएंगे ऑर्डर डिटर्मिनेशन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आप कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन के 5 मेथड्स हैं, बट आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जो है उसको और हाफ लाइफ मेथड को ज्यादा अच्छा से देखेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ, स्पेशली हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दोनों में पढ़ा था, बट हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके टाइप्स आप पढ़ेंगे और सबके एग्जाम्पल्स आप एक दो याद कर लेंगे, क्योंकि बीएससीबी एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपसे पूछ देता है राइट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या एग्जाम्पल देके आपसे पूछता है कि ये किस ऑर्डर का है। ठीक है, अगर आपके पास रेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और तब उससे आप ऑर्डर निकालना है, वो पूछा जा सकता है। आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो करने को हो सकता है। आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इसके लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला जो टॉपिक है उसको देख लेंगे, और कैसे अफेक्टेड होता है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से, उसको देखेंगे। इसके बाद आप आर्हेनियस इक्वेशन को देखेंगे और कुछ डेफिनेशंस लाइक थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी आप देख लेंगे। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल, हाफ लाइफ मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का रेट कांस्टेंट के लिए वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री में आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे, दोनों की डिफरेंसेस आप करेंगे। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, इनके डिफरेंसेस को करेंगे। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फिजिजॉर्प्शन, मीन्स आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबार, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ एडजॉर्प्शन में आपको इतना ही करना है। कैटालिसिस में आप होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है और इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको देख लेंगे। बस मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है करने की। इसके बाद आप आएंगे कोलोइड्स में। कोलोइड का फिजिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसको आप देख लेंगे, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन पूछता है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हार्डी-सूज रूल देखेंगे। इसके अलावा आप कोलोइड की प्रिपरेशन को देखेंगे, जिसमें पेप्टाइजेशन टर्म आप देख लेंगे, कोगुलेशन आप देख लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड आप देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड में कंडेंसेशन और जो डिस्पर्सल मेथड है, आप दोनों मेथड देख लेंगे। दोनों में खासकर केमिकल मेथड और पेप्टाइजेशन, इस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि केमिकल मेथड से ही आप सल्फर सोल, गोल्ड सोल, प्लैटिनम सोल वगैरह बना सकते हैं, और पेप्टाइजेशन मेथड जो है उसके हेल्प से आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होता है। कोगुलेशन से आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इमल्शन, इमल्शन के टाइप्स, एग्जाम्पल्स, और कैसे हम उसको टेस्ट कर लेंगे उसका, इसके बारे में हम
थोड़ा बहुत देख सकते हैं इमल्सन को। तो कोलॉइड से आप इतनी चीजें देखते हैं अगर, तो आपका बहुत हद तक बहुत कुछ सरफेस केमिस्ट्री का निकल जाता है। फिर हम आते हैं जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल वाले चैप्टर में आपको बहुत कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको लीचिंग प्रोसेस देख लेनी है। लीचिंग में आप एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर का कंसंट्रेशन करते हैं। आप थोड़ा फोर्थ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल देखेंगे। इसके बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, और एट फर्स्ट व्हाट इज मेटलर्जी, व्हाट इज हाउ डू यू व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ये सब तो सिंपल डेफिनेशन आपको रह सकता है। और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मेटल्स, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट मेटल्स वो सब आप देख लेंगे। इसके बाद इसमें आप क्रायोलाइट का यूज लीचिंग में आपको पूछ देता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्रायोलाइट, ये आप देख लेंगे। इसके बाद फिर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। फिर जोन रिफाइनिंग, मॉन्ड प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड, और लास्टली एक्सट्रैक्शन आप देखेंगे चारों मेटल्स के, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जनरली आता ही है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये चार में से कोई एक आपका रहता ही है, इसलिए एक्सट्रैक्शन आपको देख लेना है। और ये सब फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, इन सभी को आप थोड़ा देख लेंगे। तो इस तरह से आपके ये 6 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो गेस हैं वो आपके आ गए हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स का शायद इधर से मिट गया है। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए। उसमें आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, मेन उसका डिराइवेशन आप कीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर का, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से, और हाफ लाइफ मेथड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और देन आप अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है रेट लॉ का तो आप उससे ऑर्डर डिटरमाइन कैसे करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपको ज्यादातर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, रेट कांस्टेंट का, हाफ लाइफ मेथड का, और थोड़ा बहुत आर्हेनियस इक्वेशन का रहने का चांसेस होता है। तो ये सब आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ऑलमोस्ट 8 मार्क्स या कभी कभी इससे ज्यादा क्वेश्चन ही आपको हो जाता है। तो देखिए पी ब्लॉक में आपको 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं। इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से इसके सारे क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप जितने भी हाइड्राइड्स है ना, ग्रुप 15, 16 और 17 के, इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेट, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, है ना, वो सारा कुछ आप कर लेते हैं। या आप देखिए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, अगर इनके हाइड्राइड्स होते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे इससे अगर अमोनिया है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये H2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये HF हाइड्रोजन बॉन्ड। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये सभी लिक्विड स्टेट में है, और उनके बाकी मेंबर्स जैसे इसमें PS3, H2S, HF, HCl, ये सारे गैसियस फॉर्म में है। तो आपसे पूछेगा कि H2 इज लिक्विड बट H2S इज गैस, वाई, हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन होगा। आपसे पूछेगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो है अमोनिया की ज्यादा है PS3 से, H2O की ज्यादा है H2S से, HF की ज्यादा है HCl से, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि NH3 का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है
PH3 से क्यों? तो चूंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज हैं, रिपल्शन ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। साइज बड़े होने से रिपल्शन कम होती जाएगी, बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो जैसे जैसे साइज डिफरेंस हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम की बढ़ेगी, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगा, ज़्यादा आसानी से हाइड्रोजन रिलीज होगी और उसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी तो घटती चली जाएगी, क्योंकि बॉन्ड आराम से टूट रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट रही है, तो फिजिकल स्टेट बता ही दिए। एसिडिक नेचर, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगी। तो ये हाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ दिस फर्स्ट मेंबर जो है उससे आपको क्वेश्चन होगा रीजनिंग बेस्ड। तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन का कोई एग्जिस्टेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है वो पूछेगा, तो आप पी पाई बॉन्डिंग और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का रीजन देंगे। क्यों लेस रिएक्टिव है, क्यों स्टेबल है ना, क्यों ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, तो वो सब इसलिए क्योंकि इनमें पी पाई बॉन्डिंग है, मल्टीपल बॉन्ड है। और अगर इनका कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर कह रहा है नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसलिए क्योंकि इनके पास एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इस तरह के कुछ कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। जैसे आपसे पूछेगा ये रिड्यूसिंग नेचर का है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, इसमें दोनों नेचर है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कीजिएगा कि क्या हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी रीजनिंग, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप देखिए कि अगर साइज छोटा है तो सराउंडिंग एटम एकोमोडेट करेंगे, साइज बड़ा है सराउंडिंग एटम का तो वो एकोमोडेट नहीं करेगा। लाइक दिस, इस तरह के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, व्हाट हैपन करके पूछेगा या कंप्लीट द रिएक्शन पूछेगा, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगी, तो आप नाइट्रोजन, अमोनिया, HNO3, PH3, ग्रुप 15 के ये सारे कंपाउंड के रिएक्शन को बहुत अच्छा से देखेंगे, खासकर अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की, और ऑलमोस्ट सबका आप देखेंगे, बट ये दोनों का जरूर देखना है। इसके बाद आप आइए, अमोनिया का जो हैबर्स प्रोसेस है उसका मैन्युफैक्चर का पूरा, इसका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का पूरा मैन्युफैक्चर का कॉन्सेप्ट, ये सब आपको कर लेना है। इसके बाद आप उधर आते हैं तो आप ओजोन को कर लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को कर लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मैन्युफैक्चर का पूरा मेथड जो है आप अच्छे से देख लेंगे। इधर आप आते हैं तो आयोडीन और क्लोरीन, क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ, CaOH होल ट्वाइस के साथ, ये सब जो है क्लोरीन की रिएक्शंस जो है, ये इन सारे जो कंपाउंड को मैं लिख रही हूँ सबके रिएक्शंस को आप बहुत अच्छा से करेंगे। ग्रुप 17 में आप इंटर हैलोजन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्यों रिएक्टिव है, क्या है, और उसके शेप और हाइब्रिडाइजेशंस को आप कर लेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड होता क्या है ना, और ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, ये सब बेस्ट भी क्वेश्चन हो सकता है। ग्रुप 18 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़ेनन क्यों कंपाउंड बनाता है, वो एन बार्टलेट के एक्सपेरिमेंट से हुआ था, उसको आपको ध्यान से देख लेना है। आइसोलेशन कैसे होगा नोबल गैसेस का, वो देख लेना है। ज़ेनन के जितने भी फ्लोराइड्स हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस कैसे होगी, उसको आप देख लेंगे, इनकी हाइड्रोलाइसिस को, और फिर आप करेंगे इनके भी शेप और हाइब्रिडाइजेशन को। नॉट ओनली दिस 3 बल्कि और भी जितने भी ज़ेनन के कंपाउंड है, लाइक XeO3, XeOF2, XeOF4 वगैरह जो भी है, उन सब का शेप और हाइब्रिडाइजेशन, सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड लाइक ClF, ClF3, BrF3, BrF5 है ना, IF7, IF, ये सारा आप कर लेंगे। अगर इतना कुछ आप करते हैं तो आपका P ब्लॉक का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तो आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। और इधर रिएक्शन के लिए थोड़ा सा इन कंपाउंड के रिएक्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 का रिएक्शन, H2SO4 का रिएक्शन, O3 का, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इन तीनों के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रिएक्शन। अमोनिया का रिएक्शन कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह से, है ना, ये सब जो है आप कर लेंगे। टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, ये सब आप देख लेंगे। तो इस तरह से आपका P ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम DNF ब्लॉक में। DNF ब्लॉक में आपको क्या करना है, DNF ब्लॉक का तो सबसे पहले वो जो D ब्लॉक है उसका दो इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है, उस दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन और इनका
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी रिएक्शन है उसको आप कर लेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी दोनों। एफ ब्लॉक के लिए आपको लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन करना है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है इनका, इसके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लैंथेनॉइड के +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एग्जाम्पल, क्योंकि +3 कॉमन है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड जो है वो कीजिएगा, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कंसीक्वेंस कर लीजिएगा। अब रह गई बात इधर जनरल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक, इससे रिलेटेड आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली अनस्टेबल, वाई, या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वाई, है ना, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वाई। तो अगर मैग्नेटिक नेचर है पैरामैग्नेटिक तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास वैकेंट डी और ये वैकेंट स्पेस डी ऑर्बिटल है और वैकेंट स्पेस है इसके पास, तो ये आपको क्या करेगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगी, कलर कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको देख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड आपको बहुत सारा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो सारा क्वेश्चन जो है वो आप इसका देख लेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक से। जैसे आपको बोलेगा ट्रांजिशन मेटल्स जो है इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। रिएक्शन जो होगी वो इन दो कंपाउंड से होगी, और एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन और उसका कंसीक्वेंस, लैंथेनॉइड के +2 +4 स्टेट का एग्जाम्पल, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका डिफरेंसेस, ये सब आपको जो है वो इस डी एंड एफ ब्लॉक से हो सकता है। अब जब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको नॉमेनक्लेचर कर लेना है। आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन हो सकती है कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो आप थोड़ा आइसोमेरिज्म का भी देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। आइसोमेरिज्म में पॉसिबल आइसोमर्स आपको पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल के जो 4 आपके हैं, हाइड्रेट, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज, उससे, और इसके अलावा आप ऑप्टिकल का MA3X3 टाइप देख सकते हैं, और MAA का होल2X2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों हैं, तो ये टाइप और ये टाइप ऑप्टिकल का आप थोड़ा देख लेंगे। स्ट्रक्चरल में आप लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन, इसका थोड़ा बहुत देख लेंगे। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको मेनली जो क्वेश्चन होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से होती है। इसके अलावा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी देख सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आ सकता है। आपको उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो क्वेश्चन हो सकता है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको करवाया गया था वो हो सकता है। मैग्नेटिक बिहेवियर से क्वेश्चन कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है क्यों, ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, ये वीकली पैरामैग्नेटिक है क्यों, वैसा क्वेश्चन हो सकता है। वो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही निकल सकता है। इसके अलावा आपको कलर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि गिवन कंपाउंड इज कलर्ड एंड दिस इज कलरलेस, व्हाई, ऐसा क्वेश्चन। तो ये सारा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हाइब्रिडेशन के बाद ही होगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस ऑफ 3D सीरीज,
3D सीरीज एलिमेंट्स जो है वो आपको कर लेना होगा प्रैक्टिस। और आपको जैसे बोल देगा कि Ni2+ जो है वो कलर्ड है, Zn2+ कलरलेस है, क्यों? ये आपको डीएनए ब्लॉक में भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपको अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया कि NiH2O का होल 6 2+ इज कलर्ड बट ZnH2O का होल 6 2+ इज कलरलेस, वाई? तो सेम क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही कह रहा है कि ये कलर्ड क्यों है एंड ये कलरलेस क्यों। तो इससे ऐसे ऐसे टाइप के जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। ये सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, तो ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स के लिए जब हम आएंगे तो बायोमोलिक्यूल में हम लोगों को क्या करना है? बायोमोलिक्यूल में आप सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी क्लासिफिकेशन, ग्लूकोज का प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर, इसके बाद आप अगर स्टार्च में आते हैं तो स्टार्च में आपका एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों का डिफरेंस और स्ट्रक्चर। इसके बाद आप देख सकते हैं डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा? सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? इस तरह के कुछ कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। फिर आप आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसके क्लासिफिकेशन, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन वगैरह क्या है, कंजुगेटेड और ये डिराइव्ड प्रोटीन्स वगैरह है, सिंपल प्रोटीन्स क्या है, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा और हल्का इसका स्ट्रक्चर भी एक बार रिव्यू कर लीजिएगा बट उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर आते हैं विटामिन, ये इंपॉर्टेंट है आपको। विटामिन के क्लासिफिकेशन, इनके टाइप्स, इनसे होने वाले डिफिशियंसी, डिजीज और इनके सोर्स। फिर हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड करके आपसे पूछ सकता है। इसके बाद डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है ना? डीएनए का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। इसमें आपको सारे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह सबका स्ट्रक्चर आ जाएगा। और इसके बाद इसका रेप्लिकेशन क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन हो गए। बायोमोलिक्यूल्स के बाद हम आते हैं पॉलीमर। पॉलीमर तो बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। इसमें आप पॉलीमर की क्लासिफिकेशंस को पढ़ लेंगे। 3-4 बेसिस पे हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन को किए हैं, जैसे नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। फिर ये जो पॉलीमर है वो आपको मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पर एडिशन और कंडेंसेशन है ना, स्ट्रक्चर के बेसिस पर लीनियर, क्रॉस लिंक्ड और ब्रांच्ड, तो लाइक दिस, इस तरह का क्लासिफिकेशन आप इसका पॉलीमर का देख लेंगे। और मेन इसमें आप रबड़ के नेचुरल और सिंथेटिक दोनों रबड़ को पढ़ लेंगे। सिंथेटिक रबड़ में आप बूना एस, बूना एन, इन सब का मोड ऑफ सिंथेसिस, इनके मोनोमर्स सब आपको देखने हैं। इसके अलावा वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या है, इसके अलावा आप पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर है उनके मोनोमर और उनका सिंथेसिस का मोड ये आप देख लेंगे। नायलॉन 6, नायलॉन 6,6, these are polyamides। इसके बाद आप पॉलीएस्टर में टेरिलीन या उसको डेक्रॉन बोलते हैं और ग्लाइएक्टल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेरिलीन आप देखिएगा। इसके बाद आप बेकेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका थोड़ा यूज भी आप याद कर लेंगे। मोस्टली पॉलीमर के यूज में आपको करना क्या है, कुछ ना समझ में आए तो आप लिख दीजिएगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उसका। बेकेलाइट इज फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, तो आप इसका भी मोड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो और सिंथेसिस वगैरह आप देख लेंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं।
इन पॉलीमर्स के मोनोमर, इनका फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर, इनका यूज, ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको करना क्या है, जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स मीन्स जितने भी मेडिसिन हैं, लाइक एंटी पायरेटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी एलर्जी, ऐसे और भी एक दो में भी कहीं छूट रहा हो, अब देख लीजिएगा इन सभी का क्या डेफिनेशन है और इन सबके एग्जाम्पल क्या है वो आप देख लेंगे। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है इसको आप देख लेंगे। डेटॉल, डेटॉल का क्या कॉम्पोजिशन है वो आप देख लेंगे। तो इस तरह से जितने भी ड्रग्स हैं, अगर एक दो छूट गया हो तो आप देख लीजिएगा, वो सारे ड्रग्स और उनके एग्जाम्पल्स को आपको अच्छा से पढ़ लेना है डेफिनेशन के साथ। डेटॉल की कॉम्पोजिशन आप देख ही लेंगे। इसके बाद आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटेनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटेनिंग एजेंट, खासकर डायबिटिक पेशेंट जिस आर्टिफिशियल स्वीटेनिंग एजेंट को खाते हैं उसके एग्जाम्पल्स वो सब जो है आप इसमें देख लेंगे। इसके बाद आप सोप और डिटर्जेंट को कर लेंगे। सोप और डिटर्जेंट में एक दूसरे पे क्या बेनिफिट है, सोप क्या क्या बेनिफिट है ओवर डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट का क्या एडवांटेज है ओवर सोप। डिटर्जेंट के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, कटायनिक, अनायनिक वगैरह, वो एग्जाम्पल्स आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। और प्रिजर्वेटिव, थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव को भी आप देख लेंगे उसका एग्जाम्पल। बस इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तो आपका लगभग सारा कुछ जो है वो हो जाता है। अब इस वीडियो में मैंने लगभग 12 चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज वो आपको बताया। इससे ज्यादा बेहतर गेस नहीं हो सकता। आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने होंगे। आपको क्लियर ये नहीं बताया जा सकता कि आप यही क्वेश्चन करो यही आने वाला है, ऐसा अब ये पॉसिबल नहीं है। ये पहले हुआ करता था, बिकॉज पहले 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे। जो लास्ट ईयर पूछा वो इस ईयर नहीं पूछेगा, जो इस ईयर पूछा वो रिपीट होते थे। बट अब ये चीज नहीं है, पैटर्न चेंज हो गया है। इसलिए बहुत ज्यादा इस गेस पर या इस तरह के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन वाले गेस पे आप लोग डिपेंड मत होइए, ये आपके लिए धोखा होगा। इसलिए जो जो टॉपिक्स हैं, चूंकि इससे बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाया गया है क्लास में, बहुत सारे टॉपिक्स जो कि आपके जेईई और नीट से रिलेटेड है वो भी आपके नोट्स में होंगे। आप वो सारे टॉपिक्स को छोड़कर जिन टॉपिक्स को मैंने यहाँ आपको बोर्ड पे बताया है वो कीजिए। और बीएसईबी एग्जामिनेशन के लिए सिंपल डेफिनेशन, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्शन, प्रिपरेशन, ये सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस वगैरह, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी होती है और आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। सिर्फ आपके 4 चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक पर बेस्ड हैं उनकी क्वेश्चंस मैंने अभी इस वीडियो में नहीं बताए हैं, क्योंकि उनका पर्टिकुलर चैप्टर वाइज गेस नहीं किया जाता। उसमें आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, है ना, इंपॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इनकी कलेक्शंस जो है वो मैं दूंगी। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपलोड करूंगी जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश एंड इंपॉर्टेंट रीजनिंग जो है और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की वीडियो मेरी लगातार बन रही है। हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के सारे वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं। अब आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का अपलोड होगा। देन आपके एल्डिहाइड कीटोन के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के वीडियोस जो है वो लगातार जा रहे हैं, आप उसको देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा उनके कन्वर्जन्स को करने पर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फॉर ऑर्गेनिक। ओके, थैंक यू, बाय।